एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हमने बाण भट्ट की आत्मकथा में संदेश के प्रथम भाग में जाना कि किसी भी देश की समस्या उसके निराकरण के लिए वहाँ के प्रजा को ही सजग रहकर करना चाहिए। इसकी भार या उसका उत्तरदायी राजा को ही नहीं बनाना चाहिए। यदि प्रजा स्वयं सजग और सचेत होकर प्रयास करेगी तो किसी भी समस्या का समान निराकरण हो सकता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं दूसरे भाग में उपन्यास के दूसरे संदेश की। प्रस्तुत उपन्यास में उपन्यासकार नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे दोनों पहले अपने आप को समझें, तदुपरांत साहित्य तथा देश के लिए उपयुक्त करें। साहित्यकार प्रेम के रूप को घिनौना न होने दें, नागरिक अन्याय से लड़ने को तत्पर रहें तथा देश पर संकट आने पर सब वर्ग भेद मिटाकर एक हो जाएं। आक्रामक के मन को विवर्तित करने का प्रयत्न किया जाए। नारी को मान प्रतिष्ठा मिले। समाज नारी का सम्मान करके अपने को गौरवान्वित समझे। मलेच्छों के प्रति घृणा पैदा करना अधूरा सत्य है। यह सही है, देश व जातीय स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयत्न हो, परंतु ऐसा किया जाए ताकि आगे से युद्ध की विभीषिका में मानव सृष्टि को न जलना पड़े। मानव किसी से भी भयभीत न हो, न वेद से, लोक से, न गुरु से, न धर्म से। वस्तुतः कल्मश भी मानव का अपना सत्व है। उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो सकता है। दबाने से वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। अतः समग्र गुण जब तक निर्विकार मन से नारायण को नहीं सौंप दिए जाते, तब तक वह जीवन को भार की तरह उठाए हुए महसूस करता रहता है। जिस पर उसकी निष्ठा हो, उस पर अटूट निष्ठा हो। उसे फल की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। जिसे स्वीकारे उसे अंत तक स्वीकारता रहे। प्रवृत्ति से डरना भी गलत है, उसे छिपाना भी अनुचित है और उनसे दृढ़ानत होना भी बालिशता है। दुख तो केवल मन का विकल्प मात्र है। वस्तुतः मानव तो ऊपर से नीचे तक परमानंद स्वरूप है। यदि वह निशेष भाव से अपने को उसे सौंप देता है तो दुख पाता है। नारीहीन तपस्या का कोई आशय नहीं है। नारी के सहयोग बिना मानव निर्मित समूचे वैभव तथा दुख शांति के उपाय व्यर्थ हैं। कुतर्क सद विचारों के लिए दावांगनी है। अतः मानव आज जिस मानसिक गुलामी का बोझ ढो रहा है, जिससे उसका अंतर कुंठा वर्जनाओं, असंगतियों, संदिग्धताओं आदि से आवृत है, उससे उसे तभी छुटकारा मिल सकता है जबकि वह अपने सहज स्वरूप को आत्मसात करे और निर्द्वंद्व व निर्भय होकर परम पिता परमेश्वर के सामने अपने को निश्चल भाव से सौंप दे। सारथ्य उपन्यासकार आज की प्रपीड़ित और दिशा भटकी पीढ़ी को जो सदियों से अपने को दबाती आ रही है, जिससे उसमें जबरदस्त आत्महीनता और लज्जा भाव घर कर चुके हैं, यथार्थ पथोन्मुख करने का प्रयास किया है। मानसिक दास्ता को तोड़े बिना मानव का शिव नहीं है। हमने पराधीनता का इतिहास भोगा है। सदियों की गुलामी ने हमारा आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, मनोबल, दृढ़ संकल्प शक्ति, अटूट
सहनशीलता आदि बहुमूल्य चारित्रिक गुणों का वास कर दिया है। खंडस्थ होकर भीतर ही भीतर टूट रहे हैं तथा अपने जातीय विकास को पतोन्मुख करने में तुले हैं। हमारा गौरवमय इतिहास आज हमारे से दूर है। हम अपनी स्वस्थ परंपराओं का स्वयं ही गला घोंटते जा रहे हैं, जिससे जीवन शक्ति नष्ट हो रही है। जहाँ हमसे संस्कृति यह आशा करती है कि हम उसे एक सूत्र में बांधकर उदात्त रूप में पेश करें, वहाँ आज हम स्वयं दलदल में फंसे उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं। मानव ध्येयष्ठा की अमर कृति है, वह उसे कुत्सित चित्र न बनने दे। नारी शरीर वह स्पर्श मणि है जो प्रत्येक ईंट पत्थर को सोना बना देती है। जब तक पुरुष स्त्री को शक्ति नहीं समझेगा, वह पूर्ण नहीं हो सकता है। उसकी यह सृष्टि अधूरी रहेगी। स्त्री भी स्त्री को समझकर अधूरी है। पुरुष नारी का संयोग विधाता की सौम्य तथा मंगल इच्छा की पूर्ति है। शास्त्र समझने के लिए है, जीवन को दबा देने के लिए नहीं है। इसमें सामाजिक धरातल को सम्यक उठने का अवसर मिलता है। जीवन गति का पर्याय है। भय जीवन के लिए कुंठा है। नारी को परित्यक्त करने के पीछे भी भय की भावना कार्यरत थी। भय से अमंगल की उत्पत्ति होती है। कर्म पर निष्ठा रखने वाले को किसका भय है? कर्म ही जीवन की गति है और उस गति के दो पहिए हैं, स्त्री पुरुष। यही जीवन संघर्ष को जन्म देते हैं। संघर्ष जिसमें जीवन पलता तथा फलता है। हमारी भी संस्कृति आज हमारी ही रुग्ण वासना का शिकार है। होली के अवसर पर जिस अश्लीलता का दिग्दर्शन लेखक ने कराया है, वह विचारणीय है। मानव जाति के लिए कलंक की बात है। छोटा राजकुल पापागार है। सांस्कृतिक पर्व भावना की दलदल में ग्रसित है। राजनीतिक खंडता तथा केंद्रीय शक्ति की अशक्तता देश के लिए अभिशाप है। इस और भी लेखक ने न केवल तथाकथित समाज का चित्रण करने हेतु विचार किया, अपितु वर्तमान के अस्थिर तथा असंयमित राज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की संपूर्णता तथा उसकी अखंडता के प्रति जागरूक उपन्यास का प्रबुद्ध दायित्व निभाया है। प्रस्तुत उपन्यास की प्रकाशन तिथि देश के स्वतंत्र होने से पूर्व की है। उस समय देश केंद्रीय शक्ति की प्रबलता न होने के कारण परस्पर में बटा हुआ था और किसी भी स्तर पर वह खंडित धारा से अपने को आबद्ध किए था। उपन्यासकार ने न केवल राजनीतिक अखंडता की दृष्टि से इस पक्ष को लिया है, अपितु समग्र चेतना को झकझोर कर यह स्वीकृत कराना चाहा है कि बिना हर स्तर पर संबद्ध सूत्रता के आगे जब तक नहीं जुड़ जाते, तब तक उनकी समस्याओं का कोई अंतिम हल संभव नहीं हो सकता। वे सदैव प्रपीड़ित, क्षुब्ध, कुंठित और आतंकित बने रहेंगे। उनसे ऊपर उठने का एक ही रास्ता है कि हम परस्पर की सीमाओं का शिरोच्छेदन करें और सब मिलकर एक समतल धरातल पर एकत्र होवें, जिससे समग्र परस्परता के भेद और भय स्वतः ही हट जाएं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने बाल विवाह, प्रेम विवाह, गृहस्थ भावना, राजनीतिक शक्ति, प्रयोजन,
समाज व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक धरातल, सैन्य शक्ति, जनतांत्रिक भावना, देश प्रेम, मानव प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना, साधनात्मक तथा भावनात्मक प्रेम का सम्मिलन, स्त्री पुरुष की परस्पर अनिवार्यता आदि समग्र मानव चेतना व उद्बोधन के लिए जो करणीय है उस पर बड़े ही सुष्ठ तथा प्रभावशाली ढंग से प्रत्यक्ष का अवसर मिला है, प्रकाश डाला है और स्वच्छ तथा अनाविल विचारधारा से परिपूरित करके विश्व समाज की संस्थापना के लिए प्रयत्न किया है। सभी समाज के अंग सामने आए हैं जिनको मंगलमयी दिशा देकर उपन्यास को पूरा किया है। मानव मानव होकर जिए, इस धरा पर उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। यही महान संदेशाव्रत यह है कि जीने के लिए उसे शुभिता हो और यदि न हो तो उस प्रकार का शुभिता जुटाने का नागरिक होने के नाते अधिकार है। प्रजा स्वयं राज्य स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों के लिए उत्तरदायी है। देश उसका है, वह देश की संरक्षिका है, उसकी अपरिमित शक्ति है। हर संकट के लिए तैयार रहना उसका फर्ज है और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जिहाद बोलना उसका नैतिक धर्म है। इस प्रकार उपन्यासकार जनता को सजग करना चाहता है, उसे जीने के लिए खड़ा करना चाहता है। वर्ग भेद की दीवारें गिरे यह आवश्यक है। कर्म और श्रम को सम्मान मिले यह जरूरी है। निष्कर्षतया उपन्यासकार स्वयं आदर्शवाद में अटूट निष्ठा रखने वाला है और उसने बाण जैसे मेधावी तथा सशक्त महाकवि के बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के माध्यम से निराशा तथा शोषण के प्रति आवाज़ उठाई है। साथ ही उपन्यास के अन्य संघर्षित एवं आदर्श में आस्था रखने वाले पात्रों के द्वारा यह संदेश प्रसारित करवाना चाहा है कि सामाजिकों में स्वयं की चेतना होनी चाहिए और वे स्वयं निर्णय लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने को तत्पर रहें। देश में भावात्मक एकता का उद्रेक हो और वे परस्पर एकजुट होकर शत्रु का सामना कर सकें। दूसरे शब्दों में उपन्यासकार ने महामाया के माध्यम से शक्ति में आस्था व्यक्त की है और प्रजातांत्रिक पृष्ठभूमि जैसे संदर्भ में जनशक्ति के अपरिमेय महत्व को प्रस्थापित किया है। अन्याय और शोषण का हर क्षेत्र में उपन्यासकार ने विरोध किया है। सत्यमेव जयते की ध्वनि इस उपन्यास में मुखरित हुई है। यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि उपन्यास का विस्तृत मानवतावादी दृष्टिकोण और सूक्ष्म समाजशास्त्रीय अध्ययन वर्तमान को नई व सशक्त दृष्टि प्रदान करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति भाव समष्टि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उत्सुक है। स्वयं स्वतंत्र जियो और दूसरे को स्वतंत्र जीने दो का जय घोष इस उपन्यास का महान संदेश है। आदर्शों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डटकर संघर्ष करना चाहिए और विषम से विषम परिस्थितियों में धैर्य, साहस तथा संपूर्ण शक्ति के स्थान अपने धर्म कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इसकी स्थापना उपन्यासकार ने अपने प्रमुख तथा सहपात्रों के सुदृढ़ चट्टान जैसे चरित्रों द्वारा करवाई है। आदर्श जीवन की मात्र महानता के लिए ही नहीं
बल्कि सामान्य जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं जितने महात्माओं के लिए सोचे समझे जाते हैं। उपन्यासकार का जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण नया है और जिजीविषा के लिए नए क्षितिज का उद्घाटन करता है। तो बच्चों, ये सारी जो बातें हैं हमें बाण भट्ट की आत्मकथा में हमें दिखाई देती है, हमें चेतित करती है, हमें जागृत करती है और देश के प्रति हमारी निष्ठा को, हमारे कर्तव्य को जो है जागृत करती है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले कालांश में।